वाराणसी की एक सुहानी ट्यूसडे मॉर्निंग को 63 इयर्स के हरीश अपने पुश्तैनी घर के धूपदार बरामदे में बैठकर गर्म अदरक वाली चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी गोद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नीली पासबुक्स का एक तरीके से रखा हुआ ढेर फैला हुआ था। हरीश ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के एजेंट के रूप में 32 इयर्स तक काम किया था। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर बहुत गर्व था। वे ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते थे, रिस्की पेनी स्टॉक्स नहीं खरीदते थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डेली अप्स एंड डाउन्स को बहुत शक की निगाह से देखते थे। हरीश के लिए असली सेफ्टी की एक खास खुशबू और एहसास था। पर्पल इंक से स्टैम्प्ड नई प्रिंट हुई बैंक पासबुक का करकरा कागज, जिसमें 18 लाख रुपये का प्रिंसिपल बैलेंस फिक्स्ड डिपॉजिट्स में बटा हुआ दिखता था, जो हर साल स्टेडी 7% इंटरेस्ट दे रहा था। इसे देखो आरव, हरीश ने अपने 14 ईयर ओल्ड पोते से लेदर बाइंडर को थपथपाते हुए कहा। यह सुरक्षित पैसा है, सेफ मनी। हर साल बैंक बिना मेरे एक भी फिंगर उठाए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये से ज्यादा डिपॉजिट कर देता है। कोई भी मार्केट क्रैश इसे छू नहीं सकता। हरीश का प्राइड एकदम सच्चा था, जो लाइफ टाइम की मेहनत और बचत पर बना था। हालांकि कुछ ही देर बाद उनकी डॉटर इन लॉ सुनीता हाथ में कपड़े का शॉपिंग बैग और ग्रॉसरी की रसीद लिए बरामदे में आई। उसने एक उदास सांस छोड़ते हुए वह स्लिप अपने हस्बैंड को थमा दी। लोकल सुपरमार्केट से बेसिक जरूरतों का मंथली बिल जैसे मस्टर्ड ऑयल, बासमती राइस, तुअर दाल, स्पाइसेज, मिल्क, डिटर्जेंट और सीजनल वेजिटेबल्स का टोटल 8,500 रुपये आया था। हरीश रुके, उनकी नजरें अपनी डेस्क ड्रॉअर में रखी 1995 की एक पीली पड़ती डायरी पर गईं। उन्होंने इस अक्टूबर 12, 1995 की एक एंट्री पर खोला। उस महीने उन्होंने अपनी छोटी फैमिली के लिए लगभग यही ग्रोसरी का बास्केट खरीदा था। तब टोटल कितना था? एग्जैक्टली 1,200 रुपये। 3 डिकेड्स से भी कम समय में उनके घर को चलाने और साफ सुथरा रखने का खर्च 7 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ उनकी छोटी सी पेंशन और फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स बहुत धीरे धीरे बढ़े थे, जो 7 टाइम्स के स्केल के आसपास भी नहीं थे। हरीश ने पर्पल इंक में साफ साफ प्रिंट हुए 18 लाख रुपीज के फिगर को देखा और अपनी लाइफ में पहली बार उनके पेट में घबराहट की एक ठंडी गांठ सी बंध गई। पूरा पैसा वहीं मौजूद था। स्कैमर्स द्वारा एक भी रुपया नहीं चुराया गया था, न ही स्टॉक मार्केट क्रैश में खोया था और न ही किसी फ्रॉड ब्रोकर ने गबन किया था। फिर भी किसी तरह जो वेल्थ उन्होंने पूरी लाइफ लगाकर बनाई थी, वह हर गुजरते मौसम के साथ कम से कम चीजें खरीद पा रही थी। हरीश सीधे फाइनेंशियल इरोजन के चेहरे को देख रहे थे। परचेजिंग पावर का वह शांत और लगातार होने वाला नुकसान जो मिडिल क्लास परिवारों को अचानक चौंका देता है। सेक्शन ब्रेक, द अरिथमेटिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ब्रेकिंग डाउन द 7% मिथ। यह समझने के लिए कि हरीश की सेफ्टी की फीलिंग एक डेंजरस इल्यूजन क्यों है, हमें फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट के फ्रंट पेज पर प्रिंटेड तसल्ली देने वाले नंबर्स से आगे बढ़ना होगा और वह सीरियस मैथ्स करना होगा जिसे बैंक अपने प्रमोशनल होर्डिंग्स पर शायद ही कभी हाईलाइट करते हैं। इंडियन मिडिल क्लास का बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट FD के साथ लंबे समय से एक गहरा लगाव रहा है। यह प्रेडिक्टेबल है, स्टैट्यूटरी लिमिट्स तक गवर्नमेंट बैक्ड है और इसे मेंटेन करने के लिए जीरो फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत होती है। अगर आप आज 7% इंटरेस्ट रेट पर 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो बैंक गारंटी देता है कि ईयर के एंड में आपको 107 रुपीज मिलेंगे। यह बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रोग्रेस जैसा फील होता है। हालांकि वेल्थ को आपके वॉलेट में मौजूद पेपर करेंसी नोट्स की नॉमिनल काउंट से नहीं मापा जाता। इसे पूरी तरह से इस बात से मापा जाता है कि वे नोट्स रियल वर्ल्ड में क्या खरीद सकते हैं। जब आप टैक्सेशन और इन्फ्लेशन के ड्यूअल लेंस से किसी इन्वेस्टमेंट का इवेल्युएशन करते हैं तो अरिथमेटिक पूरी तरह से बदल जाता है। चलिए हरीश के 18 लाख रुपीस डिपॉजिट को गवर्न करने वाले एक्चुअल नंबर्स को समझते हैं। स्टेप 1, द टैक्स स्लेजहैमर। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता है। इंडिया में इंटरेस्ट इनकम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में सीधे ऐड होती है और आपके मार्जिनल इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स की जाती है। हरीश पेंशन, रेंटल प्रॉपर्टीज या सिटीजन सेविंग्स से कंबाइंड इनकम वाले लाखों मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स की तरह 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जो स्टैंडर्ड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को मिलाकर इफेक्टिवली 31.2% टैक्स रेट बनता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 7.00%, टैक्स रेट 31.2%, 2.18%, पोस्ट टैक्स नॉमिनल यील्ड 7.00% - 2.18% इक्वल टू 44.82%।
इससे पहले कि हरीश बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कंसीडर करें, टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके नॉमिनल रिटर्न को 7% से घटाकर 4.9% से भी कम कर दिया है। 18 लाख रुपीस कैपिटल पर उनकी 1,26,000 रुपीस एनुअल इंटरेस्ट अर्निंग्स में से अप्रोक्सीमेटली 39,300 रुपीस टैक्स ऑब्लिगेशंस में ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। स्टेप 2, द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। अब दूसरी और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स आती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन। पिछले एक दशक में इंडिया में हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन एवरेज 6% पर ईयर के आसपास रही है। हालांकि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्फ्लेशन की इफेक्टिव रेट अक्सर काफी ज्यादा होती है। फूड इन्फ्लेशन रेगुलरली 8 to 10% तक स्पाइक करती है, जबकि लाइफस्टाइल क्रिटिकल एक्सपेंडिचर्स जैसे प्राइवेट हेल्थ केयर, स्कूल ट्यूशन, कॉलेज एडमिशन और व्हीकल मेंटेनेंस अक्सर एनुअली 10 to 12% पर कंपाउंड होते हैं। भले ही हम 6% के कंजर्वेटिव ऑफिशियल बेसलाइन CPI इन्फ्लेशन फिगर का यूज करें, चलिए हरीश की रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रियल रिटर्न इक्वल्स द क्वांटिटी 1 प्लस नॉमिनल पोस्ट टैक्स रिटर्न डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। हरीश के नंबर्स को प्लग इन करते हैं। रियल रिटर्न इक्वल्स द क्वांटिटी 1 प्लस 0.0482 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 प्लस 0.06600 माइनस 1 which equals 1.0482 divided by 1.00600 minus 1 which approximately equal to -1.11%। हरीश को लगता है कि वह हर साल सेफ 7% रिटर्न कमा रहे हैं। रियलिटी में उनकी पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेल्थ हर सिंगल ईयर 1% से भी ज्यादा सिकुड़ रही है। द एनाटॉमी ऑफ FD इरोजन। नॉमिनल FD इंटरेस्ट रेट प्लस 7.000% minus tax 30% slab plus cess minus 2.18%, post-tax nominal return plus 4.882%, minus average CPI inflation minus 6.000%, real purchasing power return minus 1.18%। वह पैसे कमा नहीं रहे हैं, वह एक वॉल्ट में अपना कैश स्टोर करने के प्रिविलेज के लिए सिस्टम को पे कर रहे हैं, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है। सेक्शन ब्रेक। द लीकिंग बकेट विजुअलाइजिंग रियल रिटर्न्स। इस नुकसान की सच्चाई को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि हरीश अपने आंगन में मेटल की एक बाल्टी पकड़े खड़ा है। उसे अपने परिवार के फ्यूचर के लिए बाल्टी को पानी से भरकर रखने का काम दिया गया है। हर सुबह बैंक ऊपर से एक छोटा नल खोल देता है, जिससे 4.88 लीटर्स पर आवर की स्पीड से बाल्टी में पानी टपकता है, जो उसका पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट यील्ड है। हरीश बाल्टी के ऊपर देखता है, नल से लगातार टपकती बूंदों को देखता है और मुस्कुराता है। उसे पूरा भरोसा है कि उसका वाटर सप्लाई बढ़ रहा है। हरीश जिस बात पर ध्यान नहीं दे पाता वो ये है कि बाल्टी में शुरू से ही एक छोटी सी खराबी थी। उसके बॉटम में जंगल लगा बढ़ता हुआ छेद है, जिस पर इन्फ्लेशन लिखा है। इस नीचे वाले छेद से 6.0 लीटर्स पर आवर की लगातार स्पीड से पानी बाहर बह रहा है। क्योंकि हरीश सिर्फ ऊपर वाले नल को देखता है, जो उसकी बैंक पासबुक में प्रिंटेड नॉमिनल बैलेंस है, इसलिए वो सिक्योर महसूस करता है। लेकिन अगर वो थोड़ा पीछे हटकर टाइम के साथ एक्चुअल वाटर लेवल को नापे तो उसे पता चलेगा कि नल के लगातार टपकने के बावजूद बाल्टी के अंदर पानी का टोटल वॉल्यूम लगातार गिर रहा है। बैंक टैप प्लस 4.8%, पोस्ट टैक्स रिटर्न लीड्स टू हरीश कैपिटल पासबुक बैलेंस लीड्स टू बॉटम लीक -6.0% इन्फ्लेशन। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कन्वेंशनल मिडिल क्लास समझदारी सीधे साधे सेविंग करने वालों के साथ खेलती है। मनी इल्यूजन की वजह से हमारा ध्यान सिर्फ नॉमिनल फिगर्स पर यानी रुपयों के एब्सोल्यूट काउंट पर रहता है और हम उस रियल परचेजिंग पावर को देख ही नहीं पाते जो वो रुपये रिप्रेजेंट करते हैं। द 20-year होराइजन अ स्टैगरिंग लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। लंबे टाइम फ्रेम में ये कैसे काम करता है ये देखने के लिए चलिए देखते हैं कि 30% टैक्स ब्रैकेट और 6% के एनुअल इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए 20 ईयर के टाइम में 7% FD में जमा 10 लाख रुपयों के फिक्स्ड कैपिटल के साथ क्या होता है। 10 मिलियन रुपीस के इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट करें तो नॉमिनल पर्सपेक्टिव से 10 ईयर्स के बाद वैल्यू ग्रो होकर 16,10,000 रुपीस हो जाती है और 20 ईयर्स के बाद 25,630,000 रुपीस तक पहुंच जाती है। हाउएवर, जब आज के रुपीस में रियल परचेजिंग पावर को इवेलुएट करते हैं तो 10 ईयर्स के बाद वैल्यू डिक्लाइन होकर 8,940,000 रुपीस हो जाती है और 20 ईयर्स के बाद ये और डिक्रीज होकर 7,990,000 रुपीस रह जाती है।
20 ईयर्स की कड़ी सेविंग के बाद पासबुक में प्राउडली 25.6 लाख रुपयों से ज्यादा का टोटल बैलेंस दिखाई देता है। एक अनट्रेंड नज़र से देखने पर 10 लाख रुपयों का ओरिजिनल डिपॉजिट 2.5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ता हुआ लगता है। हरीश खुद को अमीर महसूस करता है, फिर भी रियल वर्ल्ड परचेजिंग पावर के मामले में वो 25.6 लाख रुपये आज के सिर्फ 7.99 लाख रुपये के बराबर का सामान ही खरीद पाएंगे, बिना किसी सिंगल मार्केट डिप का सामना किए या चोरी में एक भी सिक्का गंवाए। हरीश ने अपनी लाइफ सेविंग्स का 20% से ज्यादा हिस्सा इन्फ्लेशन के इस साइलेंट टैक्स के हवाले कर दिया है। सेक्शन ब्रेक, कंपाउंडिंग का इविल ट्विन, द रिवर्स एक्सपोनेंशियल इंजन, चैप्टर 4, सेक्शन 4.3 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नाम के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल इंजन को समझा था, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने फेमसली दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। हमने देखा कि कैसे कंपाउंडिंग टाइम और छोटे छोटे रेगुलर कंट्रीब्यूशंस को लेकर उन्हें दशकों में एक्सपोनेंशियल तरीके से मल्टीप्लाई करके अच्छी खासी वेल्थ बना देती है। हालांकि ज्यादातर फाइनेंशियल हैंडबुक्स जिस बात पर जोर देना भूल जाती हैं वो ये है कि इन्फ्लेशन भी बिल्कुल उसी मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है, बस उल्टे तरीके से काम करते हुए। इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग का इविल ट्विन है। जब आप किसी प्रोडक्टिव ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले के मुताबिक कंपाउंड होती है। A इक्वल्स P टाइम्स द क्वांटिटी 1 प्लस R टू द पावर ऑफ n, जहां P आपका प्रिंसिपल है, R आपकी ग्रोथ की रियल रेट है और n ईयर्स में टाइम है। जब आपका पैसा किसी अंडर परफॉर्मिंग फिक्स्ड इनकम एसेट में फंसा रहता है जो इन्फ्लेशन और टैक्सेस को बीट करने में फेल हो जाता है, तो आपकी रियल परचेजिंग पावर एक रिवर्स एक्सपोनेंशियल कर्व के अलोंग घटने लगती है। P सब फ्यूचर इक्वल्स P सब टुडे टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस I टू द पावर ऑफ n, जहां I परचेजिंग पावर के डिके की नेट रेट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह काम करता है, इसलिए इन्फ्लेशन से होने वाला नुकसान लीनियर नहीं होता, ये हर साल बस एक फ्लैट अमाउंट नहीं घटाता। शुरुआती सालों में ये डिके बहुत छोटा लगता है, लगभग न के बराबर। सब्जी मंडी में थोड़ा ज्यादा बिल, LPG सिलेंडर की कीमत में मामूली बढ़ोतरी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं ये कर्व बहुत तेजी से स्टीप होता जाता है। 30 ईयर्स के रिटायरमेंट के दौरान 6% की एवरेज इन्फ्लेशन रेट एक फिक्स्ड रुपये बैलेंस की परचेसिंग पावर को 82.5% तक घटा देती है। एक फिक्स्ड इनकम जो 60 की एज में किसी फैमिली के लिविंग एक्सपेंसेस को आसानी से कवर कर लेती है, वही 75 की एज तक पहुंचते पहुंचते उन्हें बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी स्ट्रगल करने पर मजबूर कर देगी, जब तक कि उनका कैपिटल बेस इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा तेजी से एक्टिवली कंपाउंड न हो रहा हो। सेक्शन ब्रेक, चोरी के पीछे के ड्राइवर्स, इन्फ्लेशन गॉड का कोई एक्ट क्यों नहीं है। जब हरीश अपने ग्रोसरी बिल्स को बढ़ते देखता है तो वो अक्सर इसे अपनी खराब किस्मत, बेमौसम बारिश या लालची लोकल दुकानदारों का नाम दे देता है। ये मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच एक कॉमन गलतफहमी है। इन्फ्लेशन को अचानक हुई बारिश या गर्मी के सूखे की तरह नेचर का एक अनप्रेडिक्टेबल एक्ट मानना। सच्चाई यह है कि इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल पॉलिसी डिसीजंस, इकोनॉमिक मैकेनिक्स और ग्लोबल मार्केट डायनेमिक्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। इस सिस्टम को आउटस्मार्ट करने के लिए एक इन्वेस्टर को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में परचेसिंग पावर के इस लॉस को ड्राइव करने वाले 4 प्राइमरी इंजनों को समझना होगा। इंडियन इन्फ्लेशन के 4 इंजन्स हैं RBI पॉलिसी एंड टारगेटिंग, गवर्नमेंट बोरोइंग, इंपोर्टेड एनर्जी एंड फ्यूल कॉस्ट और सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। RBI का इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्ट के तहत सेंट्रल बैंक को कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को 4% के टारगेट पर बनाए रखने का लीगल मैंडेट मिला हुआ है, जिसमें प्लस या -2% का टॉलरेंस बैंड अलाउड है। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक एक्सप्लिसिटली 2% और 6% के बीच की इन्फ्लेशन रेट को एक एक्सेप्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में देखता है। इस सिस्टम को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मनी सप्लाई को एक कंट्रोल्ड स्पीड से बढ़ाया जा सके, ताकि स्पेंडिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले। बाय डिजाइन एक जगह पड़ा हुआ कैश टाइम के साथ अपनी वैल्यू खोने के लिए ही बना है। 2. फिस्कल डेफिसिट्स और गवर्नमेंट बोरोइंग। जब सरकारें टैक्स से कलेक्ट किए गए पैसे से ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस पर करती हैं, तो उन्हें फिस्कल डेफिसिट होता है। इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स से भारी उधार लेती है या बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाती है। जब ज्यादा करेंसी यूनिट्स गुड्स और सर्विसेज की एक कंपैरेटिवली स्टेबल सप्लाई के पीछे भागती हैं, तो हर इंडिविजुअल आइटम की प्राइस नेचुरली बढ़ जाती है।
3. क्रूड ऑयल और इंपोर्टेड कॉस्ट ड्राइवर्स। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का 85% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। एनर्जी इकोनॉमी के लगभग हर सेक्टर के लिए अंडरलाइंग इनपुट कॉस्ट है। रूरल फार्म्स से मंडियों तक सब्जियां ले जाने वाले ट्रक्स में यूज होने वाले डीजल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को पावर देने वाली इलेक्ट्रिसिटी तक। जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं या इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होता है तो कंट्री के अंदर फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिससे पूरी कंज्यूमर सप्लाई चेन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। 4. सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और एग्रीकल्चरल डायनामिक्स। तेजी से मॉडर्नाइज होने के बावजूद इंडिया की फूड सप्लाई चेन सीजनल मॉनसून, स्टोरेज इनएफिशिएंसीज और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के प्रति वल्नरेबल बनी हुई है। जब अनएक्सपेक्टेड वेदर रीजनल एग्रीकल्चरल हब्स में क्रॉप्स को डिस्टर्ब करता है तो प्याज, टमाटर और दालों जैसी एसेंशियल्स की प्राइसेस तेजी से सर्ज होती हैं। क्योंकि इंडिया में ऑफिशियल सीपीआई वेट का लगभग 40% हिस्सा फूड आइटम्स का होता है, इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई भी शॉक हाउस होल्ड परचेजिंग पावर में इमीडिएट ड्रॉप में ट्रांसलेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। दादूज मैंगो ट्री द डिप्लीटेड सॉइल। चैप्टर 3 के सेक्शन 3.2 में हमने बैकयार्ड में दादू और उनके प्राइज्ड अल्फोंसो मैंगो ट्री की स्टोरी इंट्रोड्यूस की थी। दशकों तक यह ट्री हर समर में मीठे और भारी फ्रूट्स देता रहा, जो साल दर साल फैमिली का ध्यान रखता रहा। याद कीजिए कि क्या हुआ था जब ट्री की रूट्स के आसपास की सॉइल अपने अपने न्यूट्रिएंट्स खोने लगी थी। ट्री अचानक रातों रात कोलैप्स नहीं हुआ। दूर से देखने पर यह अभी भी एक मैग्निफिसेंट और हेल्दी ट्री की तरह दिखता था। इसकी लीव्स हरी रहीं और इसका ट्रंक थिक और स्टडी खड़ा रहा। लेकिन साल दर साल प्रॉपर नरिमेंट के बिना जो आम ये प्रोड्यूस करता था, वे छोटे, पतले और कम मीठे होते गए। एक एफडी पोर्टफोलियो दादू के बिना पोषण वाले पेड़ की तरह है। आपके बैंक स्टेटमेंट पर प्रिंटेड कैपिटल अमाउंट उसका मोटा और मजबूत तना है, जो पूरी तरह इंटैक्ट और सिक्योर दिखता है। लेकिन अगर अंडरलाइंग मॉनेटरी एनवायरनमेंट यानी मिट्टी, टैक्स ऑब्लिगेशंस और लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन से डिप्लीट हो रहा है, तो उस कैपिटल से जनरेट होने वाली रियल इनकम यानी फल हर सीजन छोटे होते जाते हैं। अगर आप एक लंबी रिटायरमेंट या बच्चे की हायर एजुकेशन जैसे लॉन्ग टर्म गोल को फंड करने के लिए पूरी तरह लो यील्डिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर डिपेंड करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को डिप्लीटेड सॉइल में उग रहे पेड़ से न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहे हैं। फल की साइज और क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको अपने कैपिटल का एक हिस्सा रियल रिटर्न एसेट्स में एलोकेट करके सॉइल को एक्टिवली रिप्लेनिश करना होगा, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो सिस्टमैटिक इन्फ्लेशन को आउटपेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक। लीक को आउटपेस करना। एसेट क्लासेस एक दूसरे के मुकाबले कहां स्टैंड करते हैं? अपनी फाइनेंशियल लेगेसी को परचेजिंग पावर के लगातार होने वाले नुकसान से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पोस्ट टैक्स और पोस्ट इन्फ्लेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह इवेलुएट करना होगा कि अपना कैपिटल कहां स्टोर किया जाए। चलिए कंपेयर करते हैं कि इंडिया के मेजर ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस तब कैसा परफॉर्म करते हैं जब उन पर रियल वर्ल्ड टैक्स रेट्स और 6% की बेसलाइन इन्फ्लेशन रेट लागू होती है। 6% सीपीआई पर अलग अलग एसेट क्लासेज का रियल रिटर्न कंपैरिजन। रेगुलर बैंक एफडी के लिए नॉमिनल यील्ड 7.0% है। टैक्स ट्रीटमेंट 30% ब्रैकेट में स्लैब पर टैक्स है। पोस्ट टैक्स नेट यील्ड अप्रोक्सीमेटली 4.8% है और रियल रिटर्न -1.18% है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के लिए नॉमिनल यील्ड 7.1% है। टैक्स ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट यानी ई है। पोस्ट टैक्स नेट यील्ड 7.1% है और रियल रिटर्न +1.10% है। ब्रॉड इक्विटी यानी निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए नॉमिनल यील्ड 12.0% से 13.0% है। टैक्स ट्रीटमेंट 1.25 एल से ऊपर 12.5% एलटीसीजी है। पोस्ट टैक्स नेट नील यील्ड अप्रोक्सीमेटली 10.5% से 11.5% है और रियल रिटर्न +4.5% से +5.5% है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स द नेगेटिव रिटर्न ट्रैप। जैसा कि एस्टैब्लिश हो चुका है, 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट वाले किसी भी पर्सन के लिए एक स्टैंडर्ड 7% फिक्स्ड डिपॉजिट नेगेटिव रियल रिटर्न डिलीवर करता है। ये इमरजेंसी रिजर्व्स या 12 to 24 मंथ्स के अंदर चाहिए पैसों के लिए सूटेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन के व्हीकल के रूप में ये धीरे धीरे आपके कैपिटल बेस को इरोड करता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिफेंसिव शील्ड। जैसा कि सेक्शन 8.6 में डिस्कस किया गया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक यूनिक और वैल्यूएबल पोजीशन रखता है।
करेंटली 7.1% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हुए इसकी पावर पूरी तरह से इसके एग्जेम्प्ट टैक्स स्टेटस में है। क्योंकि कमाया गया इंटरेस्ट पूरी तरह से इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए सेम 1.1% की यील्ड एक सच्ची 7.1% नेट यील्ड ही बनी रहती है। 6% सीपीआई इन्फ्लेशन रेट के मुकाबले पीपीएफ प्लस 1.1% का पॉजिटिव रियल रिटर्न देता है। हालांकि यह खुद से कोई बहुत बड़ी वेल्थ बिल्ड नहीं करेगा, लेकिन यह एक रिलायबल डिफेंसिव शील्ड की तरह काम करता है जो परचेजिंग पावर को पूरी तरह से टैक्स फ्री रखता है। ब्रॉड मार्केट इक्विटीज द रियल ग्रोथ इंजन। जैसा कि चैप्टर 6 में दिखाया गया है, निफ्टी 50 इंडेक्स ने हिस्टोरिकली मल्टी डिकेड पीरियड्स में पर एनम 12% से 13% की रेंज में नॉमिनल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। पर ईयर 1.225 लाख रुपीज से ज्यादा के गेन्स पर 12.5% के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी टैक्स का हिसाब लगाने के बाद भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रफली 10.5% से 11.5% का इफेक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न देती हैं। 6% इन्फ्लेशन घटाने के बाद इन्वेस्टर के पास पर ईयर 4.5% से 5.5% का स्ट्रांग और पॉजिटिव रियल रिटर्न बचता है। इक्विटीज लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को बीट करती हैं क्योंकि पब्लिक कंपनीज बढ़ती कीमतों की पैसिव बायस्टैंडर्स नहीं होती, वे एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स होती हैं। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन फीस और लेबर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा देती हैं। वेल मैनेज्ड बिजनेसेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इन्फ्लेशन के से बढ़ते हैं, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल इकोनॉमिक एक्सपेंशन का फायदा उठा पाते हैं। द मिसगाइडेड एस्केप रूट, ए प्रिल्यूड टू रियल एस्टेट। वाराणसी में अपने बरामदे में वापस आकर हरीश ने अपनी चाय का कप लकड़ी की साइड टेबल पर रख दिया। मैथ्स अनडिनाइबली क्लियर था। वह अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे उसके 18 लाख रुपीस दिन ब दिन चुपचाप अपनी परचेजिंग पावर खो रहे थे। इसी सच को महसूस करते हुए कि बैंक डिपॉजिट्स बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ कदम से कदम मिलाने में नाकाम रहते हैं, मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका पैसा बैंक में स्टैग्नेट हो रहा है और वे इसे एक ऐसी एसेट क्लास में मूव करने का फैसला करते हैं जिसे वे फाइनेंशियल लॉस से इम्यून मानते हैं। वे पासबुक और स्टॉक टिकर्स से आगे देखते हैं और अपना ध्यान उस टेंजिबल एसेट की तरफ लगाते हैं जो इंडियन फाइनेंशियल साइकी में गहराई से बसा हुआ है, यानी फिजिकल रियल एस्टेट। प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स की वैल्यू कभी कम नहीं होती, हरीश ने खुद से सोचा जब वो सड़क की तरफ देख रहा था जहां कलरफुल फुल साइन बोर्ड्स पर नई हाउसिंग डेवलपमेंट्स का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। लैंड रियल है, आप इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। अगर बैंक इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता तो मुझे बचा हुआ एक एक रुपया ब्रिक और मोर्टार में लगा देना चाहिए। यह एक नेचुरल इंपल्स है जो अपनी कैश सेविंग्स के धीरे धीरे कम होने से बचने का रास्ता ढूंढ रहे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स की जनरेशंस में देखा गया है। लेकिन जैसा कि हरीश और पूरे इंडिया के मिलियंस ऑफ फैमिलीज को जल्द ही समझ आएगा, प्रॉपर्टी में ब्लाइंडली भागकर इन्फ्लेशन ट्रैप से बचना अक्सर सीधे एक पूरी तरह से अलग टाइप के फाइनेंशियल ट्रैप में ले जाता है। सेक्शन ब्रेक, इंडियन इन्वेस्टर के लिए की टेकअवेज। नॉमिनल ग्रोथ एक इल्यूजन है। कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ सर्टिफिकेट पर प्रिंटेड इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर इवेलुएट मत कीजिए। हमेशा अपना पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन रियल रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। 30% टैक्स ट्रैप, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपके मार्जिनल स्लैब रेट पर पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। 30% टैक्स ब्रैकेट में एक 7% एफडी टैक्स के बाद 4.9% से भी कम रिटर्न देती है, जो बेसिक सीपीआई इन्फ्लेशन को कवर करने में नाकाम रहती है। इन्फ्लेशन रिवर्स में कंपाउंड होता है, जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट डिकेड्स में वेल्थ क्रिएशन को एक्सीलरेट करता है, उसी तरह 6% एनुअल इन्फ्लेशन रेट 30 ईयर के पीरियड में फिक्स्ड कैश की परचेसिंग पावर का 80% से ज्यादा हिस्सा चुपचाप खत्म कर देता है। इक्विटीज रियल एसेट्स हैं। कंपनियों के पास बढ़ती कॉस्ट्स को कंज्यूमर्स पर पास ऑन करने की प्राइसिंग पावर होती है। 4 to 5% से ऊपर पॉजिटिव रियल रिटर्न्स अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल का एक हिस्सा ब्रॉड इक्विटी मार्केट इंडिसेस जैसे निफ्टी 50 में एलोकेट करना एसेंशियल है। ई टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूटिलाइज करें। पीपीएफ जैसे टैक्स फ्री डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक रिलायबल बेसलाइन डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, जो बिना किसी टैक्स लायबिलिटी के आपकी परचेसिंग पावर को प्रिजर्व रखते हैं।